Hello friends, I am Nilesh Agase, Deputy Engineer, Water Resources Department, that is Irrigation Department. Today we will talk about the Maharashtra Gazetted Technical Service Competitive Examination. अभी अभी जो एडवर्टाइजमेंट आई है 18 फेब को महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा स्पर्धा परीक्षा के बारे में, उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अबाउट मी, आई एम नीलेश आगाशे, डेप्यूटी इंजीनियर Water Resources Department, that is Irrigation Department, Government of Maharashtra. Friends, I have done my BE from YCC Nagpur, and then I did my MTech in machine design from NIT Warangal, and last year I got MA in Political Science from IGNOU University. Currently, I am pursuing BTech in Electrical Engineering from AMIE. Before that, in this irrigation department, I entered through MPSC, MES. I was 9th ranker in MPSC, MES 2014. Thereafter, I cleared RTO AMVI 2018 with 74th rank out of 34. I cleared Government Polytechnic Lecturer exam also. I was preparing for engineering services and GATE. I appeared for engineering services mains exam for 2 times. I cracked GATE many times. This is all about me. आप में से बहुत सारे जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग फील्ड के रिलेट्स में ही बात कर सकता हूँ। तो मैं 3 डिपार्टमेंट के बारे में अभी बात करूँगा, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। इन तीनों में जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं अभी जो भी बात करूँगा, ये 3 डिपार्टमेंट के पहले जो भी एग्जाम होती थी उसे MES बोला जाता था, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। अभी ये कॉमन कर दिया, उसका नाम महाराष्ट्र गैजेटेड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन कर दिया। तो मैं अभी मेरा फोकस रहेगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ऊपर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। तो 3 डिपार्टमेंट के बारे में मैं बात करूँगा। तो ये 3 डिपार्टमेंट की अपन हायरार्की देख लेते हैं। जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अपना करियर कैसा रहेगा, अपन वहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद क्या क्या प्रमोशंस हो सकते हैं, क्या कितनी सैलरी मिलेगी, कैसा जॉब पैटर्न रहेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, टेक्निकल काम रहेगा कि नहीं गवर्नमेंट में, इसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे। पहले हायरार्की ऑफ पोस्ट इन WRD, PW, WCD, ऑलमोस्ट तीनों डिपार्टमेंट में सेम ही लेवल की पोस्ट होती है, सेम ही हायरार्की फॉलो होती है। तो सबसे नीचे का पोस्ट होता है जूनियर इंजीनियर, जो लोकल एग्जाम से होता है, उसके लिए आपको अभी सोचना नहीं है। वो एंट्री सेक्शनल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का सेक्शनल इंजीनियर बनते हैं। अभी ये असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2, एक क्लास 2 का एक एंट्री लेवल है, जो अभी इसके एडवर्टाइजमेंट में दिया है। WRD में भी दिया है और PWD में भी दिया है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए। उसके बाद होता है दूसरी एक एंट्री लेवल है डेप्यूटी इंजीनियर की लेवल, उसे कभी डेप्यूटी इंजीनियर बोलते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। सिविल ब्रांच के लिए देखोगे तो उसको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, AEE। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1, AE1 बोलते हैं उसको। तभी ये अभी की एडवर्टाइजमेंट में ये दोनों पोस्ट सिविल के लिए दिए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 भी सिविल के लिए दिया है, सिविल मैकेनिकल के लिए भी असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 दिया है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 को बोला जाता है डिपार्टमेंट में AE2। एक वाटर एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में लिखा है उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, उसको डेप्यूटी इंजीनियर ही बोलेंगे, नहीं तो सब डिविजनल इंजीनियर बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं। ये 2 आपको अभी एंट्री लेवल है। अगर आप AEE या AE1 करके ज्वाइन होते हो तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 क्लास 2 में ज्वाइन होते हो तो आपका पहला प्रमोशन मिलेगा डेप्यूटी इंजीनियर, AEE असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 के लेवल का। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये भी क्लास 1 पोस्ट है। उसके बाद आप उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद चीफ इंजीनियर। ऐसी हायरार्की है। सबसे बड़ा पोस्ट है चीफ इंजीनियर, कुछ सिविल में
मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं सेक्रेटरी लेवल पे, चीफ इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे। करियर प्रोस्पेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले लोकल एग्जाम से बोला था मैंने, जेई का रिक्रूटमेंट होता है जो इस एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा नहीं है। अभी एमपीएससी एमईएस करके एग्जाम थी, उसमें से अभी AE2 की रिक्रूटमेंट निकली है। तो आप यहाँ से 5-6-7 साल में प्रमोट हो जाता है डेप्यूटी इंजीनियर AEE लेवल तक। आप अभी डायरेक्ट एमपीएससी से दे रहे हो तो AEE या AE1 से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर दोनों यहाँ के AEE या AE1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे। उसके बाद 10-12 साल लगते हैं। AEE का थोड़ा फास्ट प्रमोशन होता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसके बाद चीफ इंजीनियर। सबसे बड़ी पोस्ट जो डिपार्टमेंट में है वो चीफ इंजीनियर है। अभी इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अपन फोकस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट डेट 18 Feb 2022 को एक एडवर्टाइजमेंट आई है। उसमें 3 डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा मैं। पहला डिपार्टमेंट WRD और ब्रांच वाइज बात करूंगा। सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रुप AEE बोलते हैं, उसके 20 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 21, दोनों भी क्लास 1 पोस्ट है। डिफरेंस क्या है, जो टॉप रैंकर रहेंगे उनको AEE मिलेगा, उसके बाद के रैंक वालों को AEE AE1 मिलेगा, और उनके बाद वालों को क्लास 2 AE2 मिलेगा। तो सिविल के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। उसके बाद WCD में भी जो भी इंजीनियर्स मांगे वो सिविल ही है, तो वहाँ पे भी ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है, वहाँ पे 11 वैकेंसीज है। तो ऑलमोस्ट ऐसे सिविल के लिए 175 वैकेंसीज बनती है, ऑलमोस्ट 180 वैकेंसीज बनती है। उसके बाद WRD इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 AE2 की वैकेंसीज है, मैकेनिकल के 76। ये मैकेनिकल की वैकेंसीज बहुत दिनों के बाद निकलती है। ये इसके पहले 2014 में एग्जाम हुई थी, अभी 2022 में हो रही है। ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से बाद एडवर्टाइजमेंट आई। उसके पहले 2002 में आई थी एडवर्टाइजमेंट। तो मैकेनिकल में वैकेंसी कम रही थी क्योंकि थोड़ा डिपार्टमेंट छोटा है। तो मैकेनिकल के लिए 76 वैकेंसीज है। और PWD में AE2 के लिए इलेक्ट्रिकल की 48 वैकेंसीज है। ये भी बहुत दिनों के बाद निकलती है, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत कम स्ट्रेंथ होती है, तो ये 48 वैकेंसीज। तो अभी जो भी मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल क्लास 2 ही पोस्ट मिलेगी। सिविल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज पे, और ग्रुप ए की भी पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट। तो सिविल के लिए अच्छी न्यूज है, मैकेनिकल के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट है। AE2 AE1 AEE का प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता जाता है, 4-5 साल में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हैं। AE1 के कंपेयर में उनका फास्ट होता है। और बाकी AE2 को पहले तो AE1 AEE कैडर में पहुंचना पड़ता है 7-8 साल में, तो थोड़ा स्लो हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे अभी सैलरी की। सैलरी ऑफ ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट दैट इज फॉर AEE AE1 एंड दैट सब डिविजनल इंजीनियर ऑफ वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। आपको क्लास 1 पोस्ट मिलेगी, तो उसका बेसिक एडवर्टाइजमेंट में दिया है कि वो 56,100 रहेगा। ये बेसिक आपका हर साल 3% से बढ़ते जाता है। 3% से फिगर हर साल इंक्रीमेंट मिलता है 3% का। आज के डेट में डियरनेस अलाउंसेस दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 31% के लगभग, और HRE मिलता है उसके ऊपर। इसी बेसिक के ऊपर HRE मिलता है। नागपुर जैसे सिटी में जो मिडिल पॉपुलेशन लेवल वाली सिटी है उसमें 18% रहता है। बड़ी सिटीज में मुंबई पुणे वगैरह में 27% है, तो वो मिलेगा आपको। छोटी सिटी में 9% के आसपास मिलेगा, तो ये मिलेगा। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं 2000। DCPS का जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है पेंशन फंड में, वो भी आपकी सैलरी में जुड़ा रहता है। तो ऐसे ऑलमोस्ट 80,000 आपकी ग्रॉस सैलरी मिलेगी AEE AE1 और डेप्यूटी इंजीनियर को। और इन हैंड सैलरी उसकी लगभग पकड़ के चलिए 90% इन हैंड सैलरी आप मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट 68 to 70,000 आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी। तो आपका पैकेज कितना हो गया, ऑलमोस्ट 8.5 लाख का इन हैंड सैलरी पैकेज। ऐसा टोटल ग्रॉस सैलरी में पकड़ोगे तो आपका 12 लाख तक CTC वगैरह बन जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट में आपको AE1 AEE पोस्ट को क्या मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी महाराष्ट्र शासन की, टाटा सुमो या बोलेरो लेवल की। उसके बाद ऑफिस में आपको एक सेपरेट कैबिन मिलेगा।
3-4 क्लर्क्स मिलेंगे, 4-5 क्लर्क्स मिलेंगे, सिपाही मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, 3 आपके नीचे में AE2 या सेक्शनल इंजीनियर्स रहेंगे। ये सभी फैसिलिटीज मिलती है AEE, AE1 और डेप्यूटी इंजीनियर्स को। उसके बाद AE2 की बात करते हैं तो AE2 का बेसिक सैलरी बनता है 41,800, जो आपके एडवर्टाइजमेंट में दिया है। वो S15 लेवल में आता है 7 पे कमीशन के। सेम आपको डियरनेस अलाउंसेस HRA आपको सेम मिलेगा, सिर्फ TA कम हो जाता है इस पोस्ट के लिए। तो आपको ग्रॉस सैलरी 70,000 के आसपास मिलेगी और इन हैंड सैलरी 60,000 पर मंथ। आपके नाम पे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आप डेप्यूटी इंजीनियर की गाड़ी डेफिनेटली यूज कर सकते हो। कैबिन नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा क्यूबिकल्स टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। जो भी क्लरिकल स्टाफ रहेगा वो ऑलमोस्ट आपके साथ ही काम करेंगे या आपके अंडर काम करेंगे। सिपाही भी मिलेगा आपको, ड्राइवर भी आपके अंडर ही रहेगा वो। तो ये फैसिलिटीज है ग्रुप बी गैजेटेड AE2 पोस्ट के लिए। उसके अलावा भी बहुत मेडिकल अलाउंसेस वगैरह मिलती है, लीव ट्रैवल कंसेशन वगैरह, तो अलग चीज़ें है। तो सैलरी के बारे में अच्छा है महाराष्ट्र स्टेट का स्ट्रक्चर वैसे। तो अभी बात करेंगे एग्जाम्स के ऊपर। महाराष्ट्र गैजेटेड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसमें से पहले ग्रुप ए से भरे जाएंगे डेप्यूटी इंजीनियर्स AEE AE1 पोस्ट। उसके बाद ग्रुप बी में AE2 पोस्ट। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? सबसे पहले तो अपन पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न, आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि एग्जामिनेशन 3 पार्ट में रहेगा। ये मैंने एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया। परीक्षेचे टप्पे, लेखी पूर्व परीक्षा संयुक्त, यानी सभी पांचों ब्रांच के लिए, पांचों जो डिपार्टमेंट थे उनके लिए एक ही एग्जाम रहेगी, वो 200 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद लेखी मुख्य परीक्षा, यहाँ पे देखोगे आप स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, हर ब्रांच का सिलेबस अलग रहेगा। फॉरेस्ट का अलग रहेगा, एग्री का अलग रहेगा, सिविल के लिए अलग रहेगा, मैकेनिकल के अलग। ये मुख्य परीक्षा है, मेन परीक्षा होगी। उसके बाद इंटरव्यू 50 मार्क्स का, ये पैटर्न है। उसके बाद अभी अपन फोकस करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम के ऊपर, क्योंकि अभी सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम है, प्रीलिम्स है, तो उसमें क्या होने वाला है और वही एग्जाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसी है? ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स, 1 आवर। ये 1 आवर थोड़ा कम लग रहा है मुझे यहाँ पे, और यही डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो ऐसा आपका जो भी है, आपको ये टोटल मार्क्स मेंस के प्लस इंटरव्यू के 450 मार्क्स में से आपकी लास्ट में जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी इनके ऊपर बनेंगे, प्रीलिम्स के मार्क्स के ऊपर नहीं बनेंगे, वो स्क्रीनिंग के लिए रहेगा। हाँ, तो अभी बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स में क्या है ये पूरे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर्स आपके एडवर्टाइजमेंट में दिया है, मेंस और प्रीलिम्स के लिए सेंटर्स कौन से है? औरंगाबाद है, मुंबई है, नागपुर है एंड पुणे। उसके बाद है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग है। मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम्स आर नॉट इंटीमेटेड एंड नॉट कंसिडर फॉर फाइनल लिस्ट। ये सिर्फ प्रीलिम है, क्योंकि जितने लोग हैं मेंस में सिर्फ मेंस क्वालिफाई करने के लिए प्रीलिम्स देना पड़ता है। There is no evaluation system for prelim exam. It is a multiple choice question based and answer key is available on MPSC website for self verification. आप कौन सा भी MPSC का पेपर देते हो तो आपको 2 पार्ट में OMR शीट मिलती है। उसका एक कार्बन कॉपी आपको तुरंत ही एग्जाम होने के बाद मिल जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद आंसर की देता है MPSC, नहीं तो कोई एकेडमी वाला आंसर की अब बना ही लेता है, तो उससे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। लेकिन जो भी स्कोर आप चेक करना हो MPSC की वेबसाइट जो आंसर की देगी उससे ही करना। आपको प्रीलिम्स का मार्क्स रिजल्ट बताया नहीं जाएगा, सिर्फ आप पास हुए या क्वालिफाई किए कि नहीं मेंस के लिए यही बताया जाएगा। तो वही मेन रहेगा, जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई पास करता वही मेंस एग्जाम के लिए अपेयर हो पाएगा। 25% नेगेटिव मार्किंग है, आपको बता दिया। Only those candidates are allowed to appear for the main written exam who qualifies the preliminary exam. जो क्वालिफाई हो जाएंगे प्रीलिम्स वही मेंस के लिए बैठेंगे।
ये तो हो गई सिलेबस पैटर्न की, पेपर पैटर्न, एग्जाम का शेड्यूल कैसा रहेगा और पोस्ट के बारे में बताएं। अभी मैं बताऊंगा आपको स्ट्रैटेजी फॉर स्टडी, स्टडी करना है और जो भी रहेगा अभी वो प्रीलिम्स के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस बनाने के लिए पहले स्ट्रैटेजी प्लान देखना पड़ेगा एग्जाम का। 3 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है, मराठी, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, लेवल भी दी है। तो एज पर मैंने भी एमपीएससी दी है, तो मुझे 2014 में एमईएस का पेपर हुआ था मैकेनिकल का, सेम उसमें भी इसी पैटर्न का सिलेबस था। आप वो क्वेश्चन पेपर जरूर चेक कीजिए। तो मेरे एनालिसिस से मुझे लगता है मराठी के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे 100 में से 25, इंग्लिश के लिए भी उतने 25, और जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसके लिए 50 क्वेश्चन पकड़ के चलिए। उसका डिटेल सिलेबस देखेंगे तो उसमें अलग इसमें भी बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा इस पे चलिए कि मराठी के लिए 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन है और जनरल एबिलिटी के लिए 50 क्वेश्चन है। तो ऐसे 100 क्वेश्चन है और उनके लिए टाइम बहुत कम है। 100 क्वेश्चन करना है आपको 60 मिनट्स में, एंड एक क्वेश्चन 1 मिनट में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन करना ही है। 5 मिनट तो ऐसे टाइम पास हो ही जाता है, कहीं पे सिग्नेचर करते हुए, कहीं पे कुछ रोल नंबर ये वो चेक करते हुए। तो ऑलमोस्ट 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करना है, तो आप टाइम को बहुत ध्यान रखिए। अभी बात करेंगे डिटेल सिलेबस के ऊपर, आप कौन सी बुक से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा एक एक। अभी डिटेल सिलेबस में देखते हैं। तो अपने 3 पार्ट में तो सिलेबस है, मराठी, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जनरल एबिलिटी मराठी के लिए मैं बुक बताऊंगा, इंग्लिश के लिए भी बताऊंगा, और सामान्य क्षमता चाचणी इसमें थोड़ा ज़्यादा बायफर्केशन है, लाइक करंट अफेअर्स जागतिक आणि भारतातील, मीन्स इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स के लिए भी बुक बताऊंगा। उसके बाद है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। आप इंजीनियरिंग के हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप लेकिन आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार सिलेबस, क्योंकि मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का पता नहीं रहता, सिविल वालों को मैकेनिकल का पता नहीं रहता। रिमोट सेंसिंग, एरियल ड्रोन फोटोग्राफी, जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये नया टॉपिक है। ये आपको एमपीएससी राज्य सेवा के भूगोल के सिलेबस में मिल जाएगा मेंस के इसमें, नहीं तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, इतना तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सर्विसेज के, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में आता है, एक पार्ट ही है वो। मैं इसके लिए भी बुक बताऊंगा, नहीं तो आपको एक उसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा। भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल, इसके लिए भी मैं बुक बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम रहेगी, तो आप मैं बताऊंगा उससे कर लीजिए। जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, आप में से सभी के सभी लोग इंजीनियरिंग के हो, तो आपने सभी ने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन किए होंगे, बहुत लोगों ने कैंपस सिलेक्शन की अभी ट्रेनिंग के लिए होंगे, उसके बाद किस कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज के कर रहा होगा, कोई स्टेट है सिविल सर्विसेज यूपीएससी कर रहा होगा, तो सभी में ये जनरल मेंटल एबिलिटी रहता ही है। तो मैं बोलता हूँ कि इसका भी आपको पता है। उसके बाद नया है पर्यावरण, मीन्स एनवायरमेंट, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नया है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस में एनवायरमेंट के बारे में है थोड़ा सिलेबस में, अपने भी सिलेबस में रहता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के ईवीएस करके, लेकिन उतने अपन वो ग्रेडिंग का सब्जेक्ट होने के कारण उतना सीरियसली लेते नहीं, तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैसा पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ना है, मैं अभी आपको एक एक बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है मराठी। मराठी के लिए 2 बुक्स है स्टैंडर्ड, और यही स्टैंडर्ड ऐसा पकड़ के चलिए। आप 2 में से आपको टाइम कम है, आपके पास 2 ही महीने हैं, तो 2 महीने में आप 2 बुक यूज करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये बाला साहेब शिंदे की मराठी व्याकरण करके बुक है, मराठी व्याकरण बाला साहेब, हाँ हाँ, वो मराठी व्याकरण की सेम सिमिलर इंग्लिश के लिए भी बुक है, बाला साहेब शिंदे की इंग्लिश व्याकरण करके। तो ये और मराठी व्याकरण बाय बाला साहेब शिंदे, ये आपको अमेजोन पे बुक मिल जाएगी।
इंग्लिश और मराठी का सिलेबस सेम है, दोनों के क्वेश्चन पैटर्न सेम है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि ये दोनों बुक से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस आपके 15 मिनट से भी कम टाइम में होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश और मराठी में थोड़े क्वेश्चन छोटे रहेंगे। और आपको मराठी और इंग्लिश में दो पैसेज भी मिलेंगे, एक मराठी में मिलेगा आपको और दूसरा इंग्लिश में मिलेगा। तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं जब 2014 में एग्ज़ाम दी थी तो मुझे इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर था और मराठी में भी था। मुझे आउट ऑफ 100 51 मेरे मेरे मार्क्स थे। 51 क्वेश्चन करेक्ट एंड बराबर थे। तो आप ये दो सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मराठी इसके लिए मस्ट मस्ट एक बुक है, आपको ये परचेस करना ही है। और मराठी के लिए बाला साहेब शिंदे की मराठी व्याकरण, ये दो बुक हो गए। बाकी रह गए जनरल एबिलिटी में। सबसे पहले मैं चालू घडामोड़ी में आप तो एक अगर प्रिपरेशन कर रहे हो इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह की या यूपीएससी एमपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो आपने क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, नहीं तो कोई भी एकेडमिक के आपके करंट अफेयर्स के उनके बुक्स रहते हैं। जैसे मैं यूज करता था मेडीजी पब्लिकेशन के करंट अफेयर के बुक, उनके एनुअल भी रहते हैं, क्वार्टरली भी रहते हैं और मैगजीन्स भी रहते हैं। तो आप अभी मेरे हिसाब से तो आप 2020 और 2021 का करंट अफेयर्स कर लीजिए। और करंट अफेयर्स में भी क्या है, अवार्ड्स देखना है, स्पोर्ट देखना है, साइंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखना है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड देखना है। तो ऐसी चीज़ें आप डे बाय डे तो न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होगे, लेकिन एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। कोई एकेडमिक का यूपीएससी एमपीएससी का एकेडमिक का एनुअल करंट अफेयर्स बुक खरीद के। ये भी नहीं खरीदता ना होता है, मैं दूसरा बताता हूँ। इसमें तो ये जनरल एबिलिटी का मोस्ट ऑफ द सिलेबस ये बुक में तात्या का ठोकरा करके बुक है मराठी का, एकनाथ शिंदे उसके ऑथर है। ये बुक आप मस्ट परचेस कर लीजिए। एक बाला साहेब शिंदे के इंग्लिश व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, दूसरा मराठी व्याकरण और ये तीसरा, ये तीन बुक्स आपको लेना ही लेना है। उसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप इंजीनियरिंग पे हो, आपको साइंस पता है, फिजिक्स पता है, केमिस्ट्री पता है, लेकिन एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, थोड़ा टाइम बचेगा सोचने में, टाइम कम लगेगा एग्जाम के टाइम। भूगोल भूगोल के लिए आप ज़्यादा मत पढ़िए। आप इंजीनियर हो, गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद भूगोल का काम पड़ता है, रिवर्स वगैरह, कैनल वगैरह, लेवल्स वगैरह के बारे में, तो इसलिए भूगोल रखा है। तो आप ये इसी बुक से पढ़िए, बेसिक बेसिक और क्वेश्चन लगा दीजिए। बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिफ्रेश हो जाएंगे, उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राज्य शास्त्र के लिए तो बहुत लोग बताएंगे कि आप लक्ष्मीकांत की बुक लीजिए यूपीएससी की। उतनी बुक पढ़ते जाओगे तो आपके 2 महीने एक राज्य शास्त्र में चला जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में। तो आप वो मत कीजिए, इसी बुक से आप पढ़िए पॉलिटिकल साइंस भी। आपको मैंने बताया था जनरल एबिलिटी टेस्ट में दो मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम भी है और दूसरा मराठी मीडियम। आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से बुक भी सिलेक्ट करते हो। पर्यावरण में भी इसी बुक में दिया है पर्यावरण का टॉपिक। नहीं भी दिया तो मैं आगे में बताऊंगा आपको कि पर्यावरण कहाँ से करना है। उसके बाद है चालू घडामोड़ी, इस बुक में भी है। और आपको वो बुक भी बताया मैंने करंट अफेयर्स की बाय एनी पब्लिकेशन। तो ये अच्छी बुक है। एएसआई, पीएसआई, एसटीआई, एएसओ लेवल के जो एमपीएससी की प्रीलिम्स होती है उसमें ये लोग यूज करते हैं। अच्छी बुक है, ये ले सकते हो और ले ही लो आप। उसके बाद आईसीटी का टॉपिक था जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में आता है। ये थोड़ा नया टॉपिक है, आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में देखोगे तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट है, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स जीएस बुक बाय आईएएस मास्टर एम एडीजी, ओनली आईसीटी पार्ट ले लीजिए। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, मैंने आईएएस मास्टर का यहाँ पे फोटो डाला है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्लीट बुक है, इसमें भी एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी नया सब्जेक्ट है तो उन्होंने अच्छा कवर किया आईएएस मास्टर वालों ने। तो थोड़ा ये पढ़ने को टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपको, आपने तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरल एप्टीट्यूड में, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, उसके लिए सबसे पहले एक ही बुक पढ़ लीजिए, आर एस अग्रवाल। यही सबसे अच्छी बुक है। इसी इसी से पूरा एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट हुआ है अपने इधर।
जो लोग बैंकिंग या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उन्होंने तो ये किया ही होगा। कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जो लोग जा रहे हैं उन्होंने भी प्रिपरेशन की होगी, तो उन्होंने पढ़ा ही होगा। तो ये एक बार ये बुक ले लीजिए। उसके बाद जो भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आ सकते बोला था मैंने, उसमें से इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 10 से 12 क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट 22 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होता है, ये एप्टी में अगर ये करेक्ट है तो कंप्लीटली करेक्ट रहता है, बनता है तो आपसे कंप्लीटली बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो इसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम भी ले लेंगे ये। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस करके चलिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस करना है सभी एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चन, इंडिया बेक्स करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाके टाइप प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पे कंसेप्ट भी मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस भी मिलेंगे, सोल्यूशन भी मिलेगा, टाइमर भी लगाने को मिलेगा। तो आप वहाँ पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मोबाइल पे भी हो जाएगा, ऐप भी होगी उसकी। तो ये आप यहाँ पे आपका यहाँ से काम बन जाएगा। ये भी मस्ट परचेस बुक है आपके लिए। तो आपके पास 4 बुक हो गए। एक पहला बाळासाहेब शिंदे की मराठी व्याकरण, दूसरा इंग्रजी व्याकरण बाय बाळासाहेब शिंदे, तीसरा तात्याचा ठोकळा बाय एकनाथ पाटिल और चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। बाकी ICT वगैरह ऑप्शनल है वो। उसके बाद है एनवायरमेंट की बुक। एनवायरमेंट ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज जो UPSC का IES होता है उसके प्रीलिम्स के सिलेबस में है, GS पेपर 1 में। या वो पर्यावरण का तात्या का ठोकरा में है ही दिया ये, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस बुक से यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी की थ्योरी। ये बुक इंग्लिश में मिलेगी आपको, आप डेफिनेटली ले सकते हो, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप कर सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कितना टाइम आपके पास है, उसके हिसाब से चलिए। अभी बात करेंगे कट ऑफ्स की। देखिए अभी यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, अभी 3 ब्रांचेस की बात करें, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सिविल के लिए एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है मेंस में, यानी मेंस के लिए जो भी जाएगा प्रीलिम्स ही जाएगा। इलेक्ट्रिकल के लिए भी अलग मेंस है, मैकेनिकल के लिए अलग मेंस है। तो सिविल का कट ऑफ अलग जाएगा, AE2 रहे या AEE रहे या AE1 रहे। मैकेनिकल का AE2 एक ही पोस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका भी कट ऑफ अलग रहेगा प्रीलिम्स में। और इलेक्ट्रिकल का भी कट ऑफ अलग रहेगा। वो कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, कट ऑफ क्या होता है, generally cut-off line of main exam is decided such that there will be 10 to 12 times candidate will be called upon। अगर देखिए सिविल में 150 वैकेंसीज है तो उसके 10 to 12 टाइम्स लोग मेंस देंगे। मैकेनिकल में 76 वैकेंसीज है तो उसके 20 to 12 टाइम्स लोग मेंस देंगे, यानी 76 से 10 टाइम्स करते तो 800-900 लोग मेंस देंगे। यानी जहाँ पे 900 लोग क्लोज हो जाते वहाँ पे आपका कट ऑफ लगेगा। जो भी टॉपर में रहेंगे पहले 900 वो, और वो आपके रिजर्वेशन के कैटेगरी के हिसाब से भी रहता है। तो आप समझ के चलिए कि कट ऑफ हर ब्रांच के लिए अलग रहेगा। उसके बाद आप मेंस का कट ऑफ देखोगे तो वो कैसे डिसाइड होता है कि उन इंटरव्यू में अगर एक पोस्ट है तो 2 से 3 कैंडिडेट बुलाते, तो उस हिसाब से कट ऑफ मेंस का बनेगा। और वो कैटेगरी के हिसाब से भी रहता है, हर पोस्ट के लिए जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से। ये मिनिमम परसेंटाइल फॉर कट ऑफ इन मेन एग्जाम फॉर इंटरव्यू कॉल आर एज फॉलो। ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जो भी टॉपर रहता है उससे अगर 400 का मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम है, 400 में से टॉपर ने 200 ले लिए, तो जो भी लास्ट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएगा उसने 200 के 35% मार्क्स लेना चाहिए, यानी 70 मार्क्स तो भी उसने लेना चाहिए, तो ही वो इंटरव्यू के लिए जाएगा। बैकवर्ड क्लास के लिए 60 मार्क्स लेना चाहिए उसने, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए मिनिमम 40 मार्क्स लेने चाहिए। कट ऑफ हर ब्रांच के लिए अलग रहेगा, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। रहेगी बात अभी कौन से ब्रांच का कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगा, किसका कम जाएगा, कौन सी कैटेगरी का ज़्यादा है, उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे में बोल देता हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स में 50 to 55% मार्क्स के ऊपर कट ऑफ जाती नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर ये 200 मार्क्स का पेपर है तो आप 110 स्कोर कर लेते हो ओपन कैटेगरी में, तो भी आप सेफ हो जाओगे, ऐसा ऐसा मुझे लगता है।
और आप 110 का टारगेट लेके चलिए। उसके बाद कैटेगरी वाइज वो थोड़ा कम होते जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी, वीजेएनटी, गर्ल्स, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग कट ऑफ रहेगा। तो लेकिन टारगेट आप 100 टू 110 के बीच में रखिए। अभी बात आ गई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है और कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, ऑलमोस्ट 60 डेज, आज से 60 दिन बचे एग्जाम के लिए। 30 अप्रैल को है आपकी एग्जाम, तो 60 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। ऑलमोस्ट 8 टॉपिक्स, मराठी, इंग्लिश और वो जनरल एबिलिटी का। तो आपको सबसे पहले 60 दिन में सिलेबस को बाइफरकेट करना है, कैसे प्रिपरेशन करोगे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कम रिवीजन भी होनी चाहिए, वो सिलेबस जो भी पढ़ोगे आपको वो टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट भी देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसके हिसाब से आप कितना सिलेबस तो कवर करना ही है। यूनिवर्सिटी नहीं है ये कि यूनिवर्सिटी में चल जाता था कि ये 6 यूनिट है, एग्जाम में 2 यूनिट छोड़ भी दिए तो भी हो जाता था, अच्छा स्कोर कर लेते थे। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में वैसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक एक दो मार्क ही आपका फेलियर और सक्सेस के बीच का डिफरेंस तय करते हैं। इसलिए आप यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल मिस मत कीजिए। हाँ, रहेगी बात कुछ लोगों को डाउट से कि अभी हमारा टेक्निकल तो उतना अच्छा नहीं है तो अभी से हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप टेक्निकल के पीछे मेंस की तैयारी के लिए अभी मत लगिए। ऑलमोस्ट 5 महीने आपको आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम 1 अक्टूबर को है, तो आपको 5 महीने मिल जाते, वो सफिशियंट टाइम हो जाएगा आपको मेंस के लिए। तो अभी इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए मेंस की, आप प्रीलिम्स के ऊपर यही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। एक बार आपने एंटर मार दिया तो ऑलमोस्ट 99% लोग बाहर हो जाएंगे। 1 लाख अगर मैकेनिकल के लिए अपेयर हो रहे तो उसमें से कितने, एक 1000 ही मेंस के लिए जाएंगे, 99% लोग तो बाहर हो गए। बाद में आप कर सकते हो 5 महीने में। अगर आप अभी आज के डेट में आपका टेक्निकल बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है, लेकिन आप प्रीलिम्स ही पास नहीं होते तो आप मेंस का कुछ करके फायदा ही नहीं है। मेंस के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो जो भी करना है वो प्रीलिम्स में करना, बाद में होते जाएगा बराबर। ये इसमें कुछ लोगों को एडवांटेज मिलेगा, जैसे जो एमपीएससी या यूपीएससी सिविल सर्विसेज है उनके लिए अच्छा सिलेबस है, लेकिन कुछ लोग गेट ही कर रहे हैं, उनके लिए गेट का कुछ नहीं है, सिर्फ एप्टी का पोर्शन आएगा। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज कर रहे हैं उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा, उनको एनवायरमेंट, आईसीटी, जनरल एबिलिटी में वो न्यूमेरिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह वो करने को मिल जाएगा। कुछ बैंकिंग वाले उनको इंग्लिश और जनरल एबिलिटी में थोड़ा उसका फायदा हो जाएगा, आईसीटी वगैरह का। तो ऐसे सभी का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, लेकिन आप फोकस कीजिए ये सिलेबस के ऊपर और प्रीलिम्स के ऊपर, मेंस अभी भूल जाइए। तो सबसे सक्सेस पाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न चेक कीजिए। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होना मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए आप पहले से मॉक टेस्ट वगैरह कोई एकेडमिक की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये 2 महीने में आपको ये करना पड़ेगा पूरा। नहीं तो 1 घंटे में 60 मिनट में अगर आपने 50-60 ही क्वेश्चन कर दिए तो वो नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद पूरे कंसेप्ट भी रिवाइज करके जाइए। 60 डेज में आपने तो सिलेबस कर लिया, लेकिन आप ट्राई कीजिए 45 डेज में सिलेबस कंप्लीट करने का, और लास्ट के 15 दिन एक बार रिवीजन रिवीजन तो लगेगी लगेगी। उसके बिना आपका टाइम पे वो याद नहीं आएंगे, तो ये एक बार रिवाइज कर लीजिए। अटेम्प्ट मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम आप 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करोगे और उसमें से 40 बराबर रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन 1 घंटे में आपने 80-90 कर लिए और 70 भी बराबर हो गए तो 20 गलत भी हो गए तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका जो भी निगेटिव मार्किंग है सिर्फ 1/4 है। अगर कोई भी आंसर आपने 4 आंसर के आपने एक समान ही आंसर देते और उसकी प्रोबेबिलिटी तो है कि 4 में से कोई भी ना कोई आंसर का एक ही आंसर रहेगा, तो आप तो भी आपको जो तुक्के मारोगे वो भी प्लस में मार्क्स दे देता है। 1/4 निगेटिव मार्किंग ज़्यादा रिस्की नहीं है,
लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो इस पेपर में। बहुत बार क्या होता है कि आपको 4 में से 2 ऑप्शन तो दिखते कि ये है ही नहीं, उस टाइम आपको 2 ऑप्शन बचे, उसमें से एक मारना ही मारना है। कभी कभी रहते हैं आंसर में रहता है कि ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। 90% टाइम ऑल ऑफ द अबव आंसर रहता ही है, आप मार दीजिए। आप अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं, नन ऑफ दीज रहता है। 90% चांसेस रहती ही है नन ऑफ द अबव अगर दिया है ऑप्शंस में तो ही आंसर है। एलिमिनेशन मेथड आप ट्राई कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद रहेगी बहुत तीनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। आप बिल्कुल मन में एक भी डाउट मत रखिए कि ये क्लास 2 की एग्ज़ाम है, 60,000 सैलरी मिल रही है। प्राइवेट के कंपेयर में तो मैं बोलता हूँ अच्छा जॉब है। आपको लगता होगी कि गवर्नमेंट जॉब क्लरिकल जॉब टाइप होगा, बहुत बोरिंग होगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा टेक्निकल अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बहुत टेक्निकल काम रहता है, वेरिएशन बहुत रहता है टेक्निकल वर्क में भी। तो आपको अच्छे क्वालिटी का काम मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज भी मिलेंगी, डे बाय डे कल्चर भी चेंज होते जा रहा है गवर्नमेंट में। तो अच्छा जॉब है, अच्छी सर्विसेज है, ग्रोथ भी अच्छी है। आप एग्ज़ाम दीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो और ट्राई कीजिए बेस्ट करने की। और महाराष्ट्र में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ट्राई कीजिए कि एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में थोड़ी कंपटीशन लेवल कम पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन की पैटर्न भी अलग है। वीजे एनटी एनटीबी फीमेल रिजर्वेशन ये एडवांटेज देता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे वैसा नहीं मिलेगा। 3 ब्रॉड कैटेगरी, ओबीसी एससी एसटी, तो यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा ले सकते हो उसका भी। फीमेल रिजर्वेशन है 30%, खास करके मैकेनिकल में 30% फीमेल रिजर्वेशन दिया है। 30% मैकेनिकल में गर्ल्स नहीं है, तो ऑलमोस्ट उनके लिए कंपटीशन बहुत कम है मैकेनिकल के लड़कियों के लिए। तो उन्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए जॉब के लिए। थोड़ा कंपटीशन कम ही मिलेगी यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जॉब घर के पास मिलेगा, वो भी एडवांटेज रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई डरने की बात नहीं है, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। थैंक यू।